हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग साइंस का जो सेकेंड लेसन है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण, उससे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं उस लेसन से जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वह देखते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है और 1 नंबर में 2 नंबर में उसको घुमा फिरा के क्वेश्चंस को बार बार पूछ रहा है कि प्रति अम्ल क्या है। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल क्या है। प्रति अम्ल को अंग्रेजी में कहा गया है एंटासिड। एंटासिड से मतलब है वह रसायन जो एसिड के अगेंस्ट कार्य करते हैं। हमारे शरीर में एसिडिटी के विरुद्ध, अम्लता के विरुद्ध कार्य करने वाले रसायनों को प्रति अम्ल कहा गया है। और प्रति अम्ल के रूप में सबसे अधिक यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, यह बेस सबसे अधिक यूज किया जाता है स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। कैसे रिमूव करता है एसिडिटी को, इसका आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास MgOH का ट्वाइस है और स्टमक में आप जानते हैं कि एसिडिटी होगा तो किसकी वजह से होगा, HCl की वजह से। अगर हम MgOH के ट्वाइस से ट्रीट कर दें HCl को तो प्रोडक्ट बनेगा, आप जानते हैं कि एसिड बेस से रिएक्ट होगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो साल्ट बन गया और वाटर बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। तो जो स्टमक की एसिडिटी थी वह स्टमक की एसिडिटी MgOH के ट्वाइस से ट्रीट करने पर साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रकार स्टमक की एसिडिटी खत्म हो जाती है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी हम करते हैं HCl को हटाने में। क्या होता है यह रिएक्शन, NaCl के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। तो एंटा एसिड से रिलेटेड टर्म जो भी आएंगे तो अपने दिमाग में रखिएगा। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जिन रसायनों का यूज करते हैं उन रसायनों को प्रति अम्ल कहते हैं। और प्रति अम्ल में 2 नाम स्पेसिफिक रूप से याद रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर है। इसके बाद इससे अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वह अम्ल तथा क्षार के गुणधर्म के आधार पर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन इस लेसन से इंपॉर्टेंट हो सकता है वह है अम्ल तथा क्षार के गुणधर्म। आप इस लेसन में हर हाल में पढ़ लीजिए अम्ल तथा क्षार के गुणधर्म, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए कि अम्ल क्षार में क्या अंतर है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए आप याद कर लेंगे सारी प्रॉपर्टीज अगर, तो आप बड़ी आसानी से अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। देखिएगा, अम्ल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो अम्ल की प्रॉपर्टी में सबसे पहला चीज हम याद रखते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करेंगे अगर अम्ल हैं तो। और वही अगर क्षार की बात करें तो क्षार में हमें याद रखना है कि OH- आयन उत्पन्न करते हैं। पहला डिफरेंस हो जाएगा। फिर दूसरा डिफरेंस याद रखना है कि लिटमस के साथ नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करने का काम करते हैं अम्ल, जबकि क्षार जो है वह रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू कलर, नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आपको याद रखना होता है कि अम्ल जो है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक हैं चाहे क्षार हैं तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर याद रखना है
कि अम्ल जो हैं धातुओं से क्रिया करते हैं। अम्ल जैसे HCl है तो यह धातु से क्रिया करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जबकि क्षार यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर आप दिखाएंगे कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एक ले रहा हूं Na2O, धातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो उस समय देखिएगा NaCl प्लस H2O। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसके साथ साथ आप दिखाएंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं, और इन लक्षणों के आधार पर आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे अम्ल और क्षार में। तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार में अंतर पूछ सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन जो है इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो एक क्वेश्चन मैंने गेस किया कि अम्ल जो है वह जलीय विलयन न बनाया जाए अगर, तो अम्ल जलीय विलयन की अनुपस्थिति में, माने विलयन के रूप में जब नहीं होंगे, जल की अनुपस्थिति जब होगी तो उस समय अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि अम्ल जल की अनुपस्थिति में लिटमस परीक्षण नहीं देते हैं। अम्ल जल की अनुपस्थिति में लिटमस परीक्षण नहीं देते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कि जल की अनुपस्थिति होता है तो उस समय अम्ल से H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे। जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, और जब H+ आयन उत्पन्न ही नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में अम्ल अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। याद रखना है कि अम्ल अपने गुणों को प्रदर्शित केवल तभी करेगा जब वो H+ आयन के रूप में आयोनाइज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो इस लेसन से इंपॉर्टेंट हो सकता है वह है पीएच वाला जो टॉपिक है वह यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भाऊ, पीएच हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है। अब पीएच से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा ये समझिएगा। सबसे पहले तो पीएच स्केल को दिमाग पे रखिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि ABCD करके सॉल्यूशन दे देगा, ABCD सॉल्यूशन दे देगा, किसी का पीएच 8 लिख देगा, किसी का 9 लिख देगा, 1 लिख देगा, 4 लिख देगा। 4 ना लिखे, मैं कुछ दूसरा 11 लिख दे रहा हूं। और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें कौन सा विलयन अम्लीय है। तो आप जानते हैं अम्लीय होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि 6 से पहले जितने हैं ये सब क्या है, अम्लीय पीएच हैं। यानी 7 से कम पीएच होगा तो वह विलयन अम्लीय हो जाता है, 7 से ज्यादा होगा तो वह विलयन क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। और इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इससे क्वेश्चन अगर बनता है ABC करके विलयन देगा और पूछेगा कि कौन ज्यादा क्षारीय है चाहे कौन ज्यादा अम्लीय है, तो दिमाग में रखिएगा पीएच का मान जितना ही कम होता है उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होती है, जबकि पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता है क्षारकता बढ़ती है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इससे वह न्यूमेरिकल बनता है। वो जैसे pH इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, pH इज इक्वल टू -log H+ कॉन्सेंट्रेशन। pH
बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और इस फॉर्मूले पर एक आंकिक प्रश्न बन जाता है। उस आंकिक प्रश्न में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा डायरेक्ट कि किसी जली विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1.0 गुणे 10 पर घाते -3 है, मोल पर लीटर है सांद्रता, ठीक है। और सांद्रता दिया हुआ है और हमसे पूछेगा कि विलयन का पीएच मान बताइए। तो विलयन का पीएच मान निकालने के लिए जब आप सॉल्यूशन लगा रहे होंगे बाबू, तो आप लिखेंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻³ अब देखिएगा ये -3 है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, सॉरी पावर के फॉर्म में है। तो लॉग का फॉर्मूला होता है कि log m⁻n इज इक्वल टू होता है n log m, यानी जो पावर होता है वो आगे चला आता है मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो -3 आगे चलाएगा तो -3 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +3, 3 log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, और 1 जब भर देंगे तो हमारे पास pH का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो बाबू इस तरह का बनता है कि हमारे पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हमसे pH पूछता है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर pH पूछ रहा है तो आप इस तरह डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू रख के आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, उसको थोड़ा समझेंगे। देखिए बाबू एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी जली विलयन में OH माइनस की सांद्रता 10 पर घाते -13 है, 1 गुणे 10 पर घाते -13 मोल पर लीटर है, और तब आपसे पूछेगा कि pH का वैल्यू बताइए। तो देखिए बाबू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के रूप में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन OH माइनस के रूप में हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। ये फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रखिएगा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह हमेशा 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। और यहाँ से आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपान OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए कितना आसानी हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपान OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे भर देंगे 10⁻13। अब 10⁻13 है ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻14 प्लस 13, ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻1। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻1, और जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 10⁻1 आ गया तो अब हम pH के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे 10⁻1 आगे चला आएगा, ये हो जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, pH वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस समय हम फॉर्मूला यूज करेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14, और तब आसानी से क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो pH से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, pH के बाद एक टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना है, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट होगा किसके साथ? बेस के साथ, और एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बनाएगा क्या चीज? साल्ट और वाटर। और यही रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उदासीनीकरण के बाद इस लेसन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो याद रखेंगे पीओपी, पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी से क्वेश्चन बन सकता है कि पीओपी का निर्माण कैसे होता है, पीओपी को कैसे प्राप्त करते हैं और पीओपी के क्या क्या महत्व हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पीओपी को बनाया जाता है बाबू जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और जिप्सम को गर्म किया जाता है, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो उस समय जिप्सम कन्वर्ट होता है पीओपी में। यहाँ से 1.5 H2O रिलीज हो जाता है और ये जो कंपाउंड बन रहा है इसी को कहा गया है पीओपी। और पीओपी की विशेषता क्या है कि पीओपी में सेटिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। पीओपी की जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वही उसकी विशेषता है। पीओपी पाउडर के रूप में पाया जाता है और उसमें जब जल जोड़ के मैंने जल उसमें मिला दिया जाए तो जल को मिलाने के बाद जब वह सूखता है तो वह पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है और उसके इसी प्रॉपर्टी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि हड्डियां जब टूटती हैं तो उस समय जो प्लास्टर किया जाता है वो पीओपी से ही किया जाता है। एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में जब पीओपी की डिस्कवरी नहीं थी तो उस समय जब हाथ टूटता था तो हड्डियों को सीधा करके और कमची बनाया जाता था बाबू, बांस का ऐसे हिस्सा उसको फाड़ फाड़ के बांस को यहाँ बांधा जाता था और बड़ा टफ होता था हड्डियों को जोड़ने के लिए। जबकि आज आधुनिक युग में हम पीओपी की सहायता से बड़ी आसानी से प्लास्टर करके हड्डियों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। वास्तव में प्लास्टर से हड्डियां जुड़ती नहीं हैं, लेकिन हड्डियों को फिक्स कर दिया जाता है। जब हड्डियां दो तरफ से फिक्स होती हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे तरफ से बढ़ते बढ़ते आगे आपस में जुड़ जाती हैं। तो पीओपी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में किया जाता है। दूसरा चीज कि पीओपी से जितने सरफेस हैं, इमारतों के, महलों के जो सरफेस हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। इसके बाद पीओपी का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। पीओपी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये सारी चीज आपके दिमाग पर होना चाहिए, परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा विरंजक चूर्ण वाला जो है ब्लीचिंग पाउडर, उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन तैयार रखिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से, कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 को कहा गया है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का महत्व क्या है ये समझिए। बेकिंग सोडा खाने वाली वस्तुओं को फुलाने के लिए, उनको स्मूथ बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा में वास्तव में फुलाने का काम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। थोड़ा सा मैं समझा दूं, देखिएगा।
बेकिंग सोडा NaHCO3 है, और जब इसको हीट किया जाता है बाबू, खाने वाली वस्तु मान लिया आटा में गूंथ दिया गया, और गूंथने के बाद अब उस आटे को पका रहे हैं तो हीट तो करेंगे ही। तो जब हीट करते हैं तो उस समय यह कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 में, और यह जो CO2 बनता है, यह CO2 बुदबुदाहट के साथ वहां से बाहर निकलता है, और वह बुदबुदाहट के साथ जब बाहर निकल रहा होता है तो उसी के वजह से पोर्स बन जाते हैं, उसमें छिद्र बन जाते हैं, और उन पोर्स की वजह से खाने वाली वस्तुएं स्पंजी हो जा रही हैं, फूल जा रही हैं। तो बेकिंग सोडा में फुलाने वाला फैक्टर कौन सा है? CO2 जो निकल रहा है उसके वजह से वो फूल रहा है। दूसरा चीज याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा को बनाया कैसे गया है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि याद रखिएगा। ब्राइन विलयन होता है NaCl का सांद्र जलीय विलयन, इसमें पास किया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, प्रोडक्ट बनता है NH4Cl, और उसके बाद से बन जाता है हमारा NaHCO3। NaHCO3, हाँ ठीक है, बनेगा। और यह जो विधि है, इस विधि को दिमाग में रखिएगा कि ब्राइन विलयन, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है बाबू कि ब्राइन विलयन किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन ब्राइन विलयन कहलाता है, और ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करके, प्रवाहित करके हम बनाते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि अगर पूछता है तो आप इसको लिख दीजिए। इसके साथ साथ पूछता है कभी कभी वॉशिंग सोडा बनाने की विधि। तो जो बेकिंग सोडा बना है उसी बेकिंग सोडा को गर्म करके हम बना सकते हैं क्या चीज? सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में 10 को जल जोड़ दीजिए, वह बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन अम्ल क्षार से आने वाले हैं मैं उसको डिस्कस किया हूं। अगले लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। धन्यवाद।